नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम 2030 के भारत में। 2030 के भारत में हम बात करते हैं उन मुद्दों की, उन लक्ष्यों की जो भारत देश को 2030 तक हासिल करनी है। शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था, क्वालिटी एजुकेशन, इन तीन लक्ष्यों के साथ साथ कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो भारत देश को 2030 तक हासिल करने हैं। इसके लिए हम अलग अलग युवा चेहरों से बात करते हैं और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के वाइस चेयरमैन गुरविंदर सिंह छाबरा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम 2030 के भारत में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश के नाम कुछ लाइनें मैं कहना चाहूंगी कि कुछ पन्ने पढ़कर इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए। कुछ पन्ने पढ़कर इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए। जो लड़े, जो मरे, वो शहीद हो गए और जो डरे, जो झुके, वो वजीर हो गए। इसी के साथ मैं चाहूंगी इसी जोश के साथ कि हमारा ये कार्यक्रम की शुरुआत हो। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ हम ये बात करेंगे कि 2030 तक भारत उन लक्ष्यों को जिनके मैंने शुरू में ही जिक्र किया, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, इन पर कैसे काम कर पाएगा, कैसे 2030 तक ये सारे लक्ष्य प्राप्त हो पाएंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो गुरविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से स्नेहा ने अभी बताया कि 2030 के भारत की हम बात करेंगे इस पूरे सेशन में, तो अगर पहले सवाल की ओर मैं बढ़ूं, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी क्योंकि हम 2030 की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके नजरिए में अगर आप गरीबी के मायनों में देखें तो 2030 तक भारत की स्थिति कहाँ होगी और क्या तस्वीर होगी? देखिए, नमस्कार। जो ये समय चल रहा है, आपने देखा कि 2019 के बाद कोविड का एक बड़ा टाइम आया था। इसमें सभी लोग, इस देश की इकोनॉमी एकदम ध्वस्त हो गई थी। लेकिन जो हमारी तत्कालीन सरकार है, जो मैं जहाँ रहता हूँ उत्तर प्रदेश, और जहाँ पे केंद्र की सरकार है, 80 करोड़ लोगों को हम लोग लगातार अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम इतनी क्राइसिस के बाद भी भारत देश आज ऐसी जगह खड़ा है कि लोग मतलब भीख मांगने की कगार पे नहीं है। उनको अपना राशन उपलब्ध हो रहा है और वो अपना जीवन स्वाभिमान से जी पा रहे हैं। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, जो ये सरकार 10 साल से है, लगातार आप देखेंगे कि चाहे शौचालय की बात हो, चाहे मकानों की बात हो, चाहे 5 लाख इलाज की बात हो, और तमाम सारी योजनाएं जो मैं किसी यहाँ न पे किसी सर आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी। यहाँ पर जैसे मैं आप सरकार का जिक्र कर रहे हैं और कई योजनाओं के बारे में आपने बताया, आपने जैसे बोला कि 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ 80 लोगों को करोड़ आप अनाज दे रहे हैं। तो गरीबी तो सिर्फ 15 करोड़ है, तो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का आंकड़ा कैसे आ गया? 15 करोड़ ही नीति आयोग की रिपोर्ट में दिखाया है कि 15 करोड़ लोग ही गरीब हैं। तो 80 करोड़ लोगों को, इन कैसे 80 लोगों को करोड़ अनाज? जो नीति आयोग का वो है, 15 करोड़ इंटू 4 लोग अगर परिवार में हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो उसके अनुसार 80 करोड़ लोगों को अनाज जा रहा है। ये तो उसके अनुसार जा रहा है। तो अच्छा। कुल मिला के जो ये सिनेरियो है, हम लोग लगातार विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, 2030 की तरफ, जैसा आपका टॉपिक है, हम लोग उस पर बढ़ रहे हैं। आज मैं जहाँ पे रहता हूँ, या आप जैसे लखनऊ और कानपुर, लखनऊ या दिल्ली, लखनऊ या कहीं पे भी, जहाँ पहले 18-18 घंटे लगते थे, आज वहां हम लोग 6-6 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। तो ये हम लोग जो विकसित भारत है उसकी तरफ कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहे हैं। कानपुर से एक रोड अभी बना है, अलीगढ़ तक जाने में 9 घंटा लगता था, अब 3.5 ठीक है, घंटा लगता है। आप ये बातें बता रहे हैं जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं जनता असंतुष्ट है। अभी भी गरीबी दर है और गरीब अभी भी मौजूद है। हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर गांव, हर शहर में आप देखेंगे गरीब जरूर दिखेंगे आपको। लेकिन आप जैसी योजनाएं बता रहे हैं तो बिल्कुल मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सरकार की योजनाओं के बारे में यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूंगी। जैसा कि आप वाइस चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अपने एंड से गरीबी खत्म करने के लिए, गरीबी हो, दो इंसान की गरीबी हो या एक पूरे परिवार की गरीबी हो, आपने अपने एंड से क्या किया है? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ
हम लोग हम्म, अपना एक एनजीओ भी चलाते हैं, सिख वेलफेयर सोसाइटी। तो कानपुर में हम्म, लगभग 52 गुरुद्वारे हैं। 52 जी, गुरुद्वारों के जो सेवा करते हैं उनको पंजाबी में भाई बोलते हैं, हम्म, जो हम्म, गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा हमारी संस्था ने उठा रखा है। जो हम्म, 12th तक के बच्चे हैं उनकी बच्चों की फीस हमारी जो संस्था है उनके द्वारा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। नंबर एक चीज ये, उसमें हम्म, बहुत जिनकी सैलरी 8,000 है, 9,000 है, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा पाएंगे तो आगे वो इस देश के जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे? तो उस तरफ हमारा हम्म, ध्यान गया और हम लोगों ने छोटे स्तर से ही चालू किया। आज लगभग हम्म, 35 से 40 लोगों की फीस हर 3 महीने बाद जा रही है। वो अच्छी हम्म, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज ये की। दूसरी चीज, हम लोगों ने कई जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनके लिए हम्म, कई जो लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, तो वहां पे भी उनको कहीं ना कहीं 30%, 40%, 50%, और जो बिल्कुल देने में सक्षम नहीं होते हैं उनका भी हम्म, ब्लड टेस्ट और तमाम बीमारियों का इलाज करने में, सरकारी योजनाओं से उनको इलाज दिलाने में, जैसे हम्म, सरकार की एक योजना है, किसी की अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे उसके घर में कोई गंभीर बीमारी आ गई है, किडनी प्रॉब्लम आ गई, कैंसर आ गया है, तो उसको पैसे 4 लाख 5 लाख रुपए दिलाने का भी संस्था हमारी काम करती है। ठीक है। तो मैं अगर कुल मिलाकर देखूं तो आपके हिसाब से भारत देश में गरीबी नहीं है? नहीं, गरीबी है, गरीबी है और उसकी तरफ काम भी चल रहा है। मैंने बताया ना कि अगर 5 लाख रुपए तक का कार्ड आपके पास है और अटेंडम हम्म, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं हम्म, किसी साहूकार से पैसा लोगे इलाज के लिए, फिर उसका ब्याज हम्म, भरोगे, तो आप गरीब हो तो और गरीब होते चले जाओगे। लेकिन ठीक है। जो ये सर लेकिन जो देखिए, योजनाएं हैं, अब अभी एक योजना और आने वाली है। 70 साल के ऊपर किसी भी जात बिरादरी और कितना भी बड़ा आदमी हो उसको भी इलाज मिलने वाला आपको है। मैं पूछना चाहूंगी सर, आप तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं। मैं जैसे कि स्नेहा भी एक बार कह चुकी है कि हम यहाँ किसी सरकार की बात नहीं कर रहे, किसी भी योजना की बात नहीं कर रहे, हम आपसे बात कर रहे हैं, गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी से बात कर रहे हैं। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपके क्या कदम हो सकते हैं और आपके क्या कदम होंगे। सरकारें आती जाती रहती है, योजनाएं बनाती रहती है। अब सरकार की योजना कितनी सफल होती है, कितनी सफल नहीं होती, वो तो 2030 में देखना होगा। लेकिन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना आपको और हमको मिलके करना होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पर्सनल क्या क्या पॉइंट्स है और आपके क्या। मैंने आपको भी बताया कि जो हमारी संस्था है उसके द्वारा ये काम हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसको हमें आगे और बढ़ाना है। हम लोग कुछ लोग ऐसे जोड़ रहे हैं जो एक परिवार का एक इलाज भी उसको ले पाए। अगर कोई दिक्कत हो रात बिरात तो एक परिवार एक एक किसी गरीब आदमी का पूरा इलाज कराए। तो ये ऐसी योजनाएं चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर घूम के बात ये आ जाती है कि जब तक सरकारी योजनाओं का आप लाभ नहीं दिला पाओगे तो आप पर्सनल लेवल पे नहीं कर सकते हो। अब सरकारी हम्म, योजना के तहत 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी में मिलता है, कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं दे सकता है। लेकिन हमारी संस्था के प्रयास से वो काम अगर 20 दिन में हो जाता है तो एक बड़ी मदद हो जाती है। तो ये भी एक प्रयास है। हर आदमी इंडिविजुअल 5 लाख नहीं दे सकता है किसी को। अगर एक साथ 25 लोग आ गए, 50 लोग आ गए, तो आप कहाँ से दे दोगे 2.5 करोड़ रुपए? बताइए, कोई नहीं दे सकता है, चाहे जितना पैसे वाला हो। लेकिन अगर आपका सिस्टम ठीक है, सरकार में आपका आप दिला सकते हैं, उसके आप सिस्टम में जुड़े हुए हैं, तो उससे लोगों को लाभ मिलता है। बिना ठीक है, सरकार के इंडिविजुअल लेवल पे आप इतनी बड़ी मदद नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप देखिए, माइनॉरिटीज की हमें बात करूं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के एक पर्टिकुलर आप समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपका जो ग्रुप है, क्योंकि माइनॉरिटीज में 6 आते हैं, है ना? तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि 5 साल पहले की स्थिति या 10 साल पहले की स्थिति को देखें और उसके बाद अभी की स्थितियों को कंपेयर करें, तो कहाँ अभी उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी है वो कहाँ खड़ी है? या फिर मैं पूरी माइनॉरिटीज की बात करूं, अगर सिख समाज की अगर मैं बात करूं, तो क्या सिख समाज के लिए कुछ उत्थान हो रहा है? कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उनको फील हो कि हाँ, हमारे लिए भी कुछ हो रहा है इस देश में? नहीं, आप गरीबी को लेके बात कर रहे हैं कि ओवरऑल बात कर रहे हैं सिख समाज को ओ, लेके? देखिए, आपके भी ऐसा तो नहीं है कि सिख समाज के सारे लोग गरीबी तबके से बाहर निकले होंगे, कुछ गरीबी तबके में भी होंगे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। देखिए, हम लोग सबसे बड़ा जो ध्यान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश हम्म, पंजाबी एकेडमी का, मैं हम्म, चेयरमैन अभी निवर्तमान में हूँ। चेयरमैन हमारे हम्म, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उसमें। हम्म, मैं
हम लोगों ने पंजाबी पढ़ाने का काम किया, ऑनलाइन पंजाबी पढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले की सरकारों में, कि ये योजनाएं आती थी और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ये फिजिकल पढ़ाया जाता था, तो कहीं ना कहीं वो फोटोग्राफ्स आके खाना पूर्ति होती थी। हम लोगों ने एक ऑनलाइन ऐप चालू की, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उसमें सैकड़ों लोग जुड़ के पंजाबी पढ़ने का काम कर रहे हैं। नंबर एक तो चीज। मतलब आपकी एकेडमी जो है वो डायरेक्टली सरकार से जुड़ी हुई है, हाँ हाँ, जी कोई जी। लोगों ने मिलकर एकेडमी नहीं वो किया, यानी कि नो सरकार नो नो। इसके ऊपर काम कर हाँ रही है। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, सरकार काम कर रही तो है। सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, तो इसका तो पूरा डेटा होगा आपके पास कि हाँ हाँ क्या किया जा रहा है, कैसे किया हाँ जा हाँ रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे एक और चीज जानना चाहती हूँ कि इसमें कुछ पैसे आपके लगते होंगे, वो पैसे कहाँ से आते हैं? सरकार हमें कुछ फंड देती है, लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास। हम लोग हम्म। उसी से पूरे कार्यक्रम संचालित करते हैं। ठीक है, यानी कि इतनी हेल्प मिल रही है आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, हम मान के जी चले। जी चलिए, उत्तर प्रदेश की हमने बात कर ली है, अब मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी है, लेकिन मैं भारत देश की बात कर रही हूँ, और 2030 का भारत है, तो मुझे भारत देश की, पूरे भारत देश की बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जब भारत की बात आएगी, तो मैं भारत के, जैसे कि अभी मैंने माइनॉरिटीज की बात करी, सिख समाज की बात करी, तो अब पूरे भारत देश में कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि आप सिख समाज को रिप्रेजेंट कर रहे देखिए, जो मैंने बताया कि हमारी एक संस्था है, सिख वेलफेयर सोसाइटी, जो मैं हैं। एक एनजीओ चला रहा हूँ। अभी वो हम्म। उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, लेकिन हम्म। हमारा पूरे देश भर में लोग जुड़े होने के कारण उसको हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है दो हम्म। तीन महीने में पूरे भारत की वो संस्था हो जाएगी। उसपे कई हम्म। प्रदेशों से मेरी बात हो चुकी है। हम लोग हम्म। जो योजनाएं यहाँ पे चला रहे हैं, पढ़ाई के लिए, हम्म। शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, इसको हम्म। लेके हमारी बात हुई है। लोग जुड़ना चाहते हैं। जो काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वो लोग वहां पे भी वो काम करना चाहते हैं। इसलिए इसका हम लोग विस्तार कर रहे हैं, ताकि हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दो ही क्षेत्र सबसे बड़े हैं जिनसे हम्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को लाभ हो सकता है। अगर किसी के यहाँ कोई बीमार पड़ता है, तो उसके हम्म। पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है, अगर उसके पास व्यवस्था नहीं है तो। और पढ़ाई, बिल्कुल। एजुकेशन, कि अगर ये दो चीज बिल्कुल। कंट्रोल हो जाए, तो हम लोग कहीं हम्म। ना कहीं इस चीज से बाहर निकल सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है सर, ये बिल्कुल। तो आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोगों द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गरीबी मिटाने के लिए आपने किस प्रकार से कदम उठाया अभी तक, कितने मैंने लोगों को अभी बाहर निकालने का प्रयास किया है? मैंने आपको ये बात बताई कि शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर आपके घर में स्वास्थ्य किसी का खराब है और हम्म। आपके पास अटेंडेंट पैसा नहीं, तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं से तो आप उधार लोगे ना, रिश्तेदारों से मांगोगे। अगर ब्याज वाला पैसे देगा तो आपसे ब्याज वसूलेगा, तो आप कहाँ सरवाइव कर पाओगे आप? तो हम लोग हम्म। इस क्षेत्र में, दो क्षेत्र अगर हम लोग अच्छे से काम कर लेंगे, तो एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में, इस चीज, किसी भी चीज को गरीबी से निकालने के लिए। ठीक है, चलिए सर, 2030 के भारत के तहत हम ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर जो गरीब हैं उनकी मदद, या खाने के तौर पर उनकी मदद, या शिक्षा के क्षेत्र में किसी बच्चे को शिक्षित कर देना, एक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक उसको पढ़ा देना, ऐसी हमारी पहल चल रही है। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आप 2030 के भारत में क्या कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, तो आपकी तरफ से क्या हो पाएगा, या फिर आप अपनी एकेडमी और जो आप एनजीओ चला रहे हैं उसी के तहत काम करेंगे, या इसमें कुछ योगदान दे पाएंगे आप, क्योंकि आप इतनी योगदान, बड़ी अगर संस्था चला रहे हैं और आपका एनजीओ भी चल रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने आपसे ही पूछा है। देखिए, जो हमारा एनजीओ चल रहा है, मैंने आज तक कभी उसमें सरकारी मदद नहीं ली है। हमारा हम्म। एनजीओ लगभग 20 साल पुराना है, लेकिन मैंने हम्म। सरकारी मदद नहीं ली है। और हम्म। जो आप गरीबी मिटाने की बात कर रही हैं, हमारे जो गुरुद्वारे पूरे वर्ल्ड में जो हैं, वो कहीं हम्म। ना कहीं लंगर आप देखते हैं, आप जहां भी रहते होगे, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल, जिस आप शहर सही से कह रहे हैं होगे। सर, लेकिन उसके बाद भी तो लोग दिख रहे हैं, उसके बाद भी लोग सड़क पे घूमते दिख रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही। अब आप सोचिए, आप पूरे वर्ल्ड में, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात है कि गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहां पर सारी चीजें उपलब्ध होती है, बहुत ही अच्छी जगह है और उसको सराहा भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए इंडिया गरीबी के मामले में किधर है। साथ ही साथ अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, तो 111 पोजीशन पे है। अब आप ये समझिए कि इंडिया की पोजीशन इतनी खराब है, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद।
तो हम इसका क्या आकलन निकाल सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जिस समाज से मैं आता हूँ, हमारा समाज अपने का उसका निर्वाह कर रहा है। तो मुझे लगता है और भी जो पूरे देश भर में समाज हैं या सामाजिक संगठन हैं, अगर इस तरह की थोड़ी थोड़ी पहल करेंगे तो आने वाले समय में सरकार के अलावा भी लोग इस चीज से बाहर आएंगे। लेकिन सबको कहीं ना कहीं एक कदम उठाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, मैं कानपुर में रहता हूँ। यहाँ 52 हम्म। गुरुद्वारे हैं, 52 गुरुद्वारे हैं। उनमें हम्म। लगभग 25 जगह रोज सुबह शाम का खाना चलता है, लंगर हम्म। चलता है। तो लंगर हम्म। में अगर आप सुबह शाम, हम एवरेज में लगभग अगर हम 500 से 700 लोग खाना खा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, तो एक बड़ी हम्म। चीज हो जाती है उपलब्धि में। जो हमारे यहाँ बिल्कुल। दसवंत निकलता है, 10वां हिस्सा हम लोग अपनी कमाई का हम्म। निकाल के उसको देते हैं। तो वो हम्म। कहीं ना कहीं गुरुद्वारों में लोग मत्था टेकते हैं और उसके अनुसार भी ये काम चलता है। अगर सभी समाज के लोग इस तरीके की सोच रखने लगे तो मुझे लगता है कि भारत देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। देखिए, मतलब ये सर तो आप टेम्पररी सोल्यूशन हो गया गुरुविंदर जी, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना। कोई परमानेंट आगे। सोल्यूशन परमानेंट सोल्यूशन ये है, जो हमारा यूथ, हमारा जो भारत है, वो आज सबसे हम्म। युवा देश है। आप हम्म। देखिए, जो इस बार वोटर वोटर जो हैं 18 साल वाले, वो 20% है। इसका मतलब हम्म। 28 करोड़ वोटर जो पहली बार जिन्होंने वोट डाला है इस बार। और इसके हम्म। अलावा हम लोग 60% के आसपास यूथ आबादी वाला देश है इस समय, हम्म। जो 2030 तक लगातार रहने वाला है। और आप, हम्म। अगर हम, हमारा जो पुराना एजुकेशन सिस्टम रहा है वो कहीं ना कहीं हम्म। ऐसा रहा है। मैं भी कानपुर में रहने वाला हूँ, कानपुर का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था देखी है कि लोग हम्म। पहले कॉपी घर में ले जाते थे और हम्म। उसको एग्जाम दे के जमा कर देते थे। यहाँ पे लोग हम्म। छुरा गाड़ के हम्म, एग्जाम देते थे, ये स्कूलों में और कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में। आज ये हम्म। पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जब हमारा हम्म। युवा एक अच्छा स्किल होगा तो उसको हम्म। अपने आप कंपनीज उठा के कहीं ना कहीं अपने पास लेंगी और उससे उनकी हम्म। बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन उसके लिए हमें जो काम, अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई के समय वो ईमानदारी से करनी पड़ेगी। अगर आप स्किल्ड होते हो, आप हम्म। अपना चैनल चला रहे हो, आप स्किल्ड नहीं हम्म। होते, तो आप ये जूम ऐप और तमाम सारी चीज करके आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते थे। आप हम्म। आप स्किल्ड हो इसलिए कर पा रहे हो। तो हम्म। इसके लिए बिल्कुल हमारा आपने जो यूथ है उसको हमें हम्म। स्किल्ड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल आपने स्किल की बात की, शिक्षा की बात की, बहुत सही चीज आपने बोली कि अगर स्किल्ड होगा, शिक्षा अच्छी होगी, आज का जो यूथ है वो सही होगा, उसे सही तरह की शिक्षा मिलेगी, वो स्किल्ड होगा, तो जाहिर है कि देश का जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। लेकिन अगर शिक्षा की यहाँ बात की तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि फिलहाल जिस तरह की शिक्षा मिल रही है यूथ को, क्या वो काफी है देश के उज्जवल भविष्य के लिए? देखिए, फिर आप कहेंगे इसमें पॉलिटिकल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। जो हमारे पहले के लोग रहे हैं, आज हम्म। 28,000 से ज्यादा लोकल कॉलेज, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसपे आप हम्म। फीस दे के एक डिग्री ले आते हो। उस डिग्री लाने के देखिए बाद, गुरिंदर जी, ऐसे तो फिर अगर मौजूदा पार्टी की मैं बात करूं, जो रूलिंग पार्टी है, उस पर आरोप है कि एक भी इंस्टीट्यूट नहीं बनाया है एजुकेशन के मामले में, तो फिर देखिए पॉलिटिकल अगर हम बातें करें तो बहुत ही लंबी खिंच जाएगी, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा और उस पर अलग ही बहस छिड़ जाएगी। इसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, ना ही भारतीय जनता पार्टी, ना ही कांग्रेस, और जितनी भी पार्टीज हैं मैं उनकी यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि हम देश के नागरिक हैं और देश की बात करने यहाँ पर आए हैं। एक पर्टिकुलर मेरा क्या कर्तव्य बनता है, दामिनी गौड़ का क्या कर्तव्य बनता है और गुरविंदर छाबड़ा का क्या कर्तव्य बनता है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। देखिए, सरकार 60 साल भी राज किया, 20 साल भी राज किया, लेकिन कुछ ऐसा हल नहीं निकल पाया। गरीबी तब भी थी, गरीबी आज भी है। चाहते तो तब से लेके अब तक गरीबी पूरी मिट गई होती। बहुत से देशों ने विकास किया है, ऐसी बात नहीं है। और भारत के पास अच्छी ऊर्जा है, यंग लोग हैं, उसके बावजूद भारत विकास नहीं कर पा रहा है इन तमाम क्षेत्रों में। और देखिए, 2030 के भारत के लक्ष्यों पर अभी भी पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की बार बार जिक्र करें और आपका जो एकेडमी चल रही है तो उससे फंड भी मिलता है, तो मैं जानना चाह रही हूँ आपको क्या लगता है, पूरी तरीके से क्या 2030 के लक्ष्यों पर काम हो पा रहा है? जी बिल्कुल हो पा रहा है। हम्म। आप देखिए, अगर आप किसी भी सेक्टर की बात करें, क्योंकि हम्म। हर चीज सरकार पे ही डिपेंड है। अगर कल सरकार कह देगी कि आपको फैमिली प्लानिंग में इतने ही ये करना है, तो आपको मानना पड़ेगा। जब जब सब चीज सरकार से चल रही है तो सरकार हम्म। तो अच्छे अच्छे काम कर रही है। आज जम्मू कश्मीर देखिए आप पहले हम्म। लोग नहीं जाते थे,
डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो इस बार जम्मू कश्मीर में करने वाले हैं। तो कहीं ना ठीक है। कहीं कहीं ना तो कहीं देखिए, जैसे इससे वही रोजगार लोगों को बोलते हैं ना मिलेगा कि ना। बुलेट ट्रेन तो जरूर आ जाएगी, लेकिन जो वर्तमान में ट्रेन है उनकी स्थिति सही नहीं है, तो बुलेट ट्रेन लाके क्या करेगी? नहीं, ये बड़ा। बुलेट ट्रेन भी आएगी। और वर्तमान की स्थिति ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना कि घूम फिर के फिर आप कहेंगे मैं ये वही बात कर रहा हूँ। पहले 8-8 घंटे ट्रेनें लेट आती थी, अब मुझे लगता है हम्म 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 90% ट्रेनें 5 से 7 मिनट में आ जाती हैं। तो हम हम्म लोग उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हाईवे अच्छे बन रहे हैं। आप देखिए ना, हम्म पूरी दुनिया में, आप पूरे भारत में कहीं चले जाइए, हाईवेज कितने हम्म अच्छे अच्छे बन गए हैं। हम लोग जहाँ पे 12-12 15-15 घंटे में पहुंचते थे, वहाँ 4-4 5-5 घंटे में पहुंच रहे हैं। कितना फ्यूल बच रहा है। तो तमाम सारी चीजें धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है। शिक्षा नीति भी नहीं आई, बिल्कुल। उस पर भी काम हो रहा है। स्किल इंडिया पे भी हमारा काम चल रहा है। उससे भी लोग, तमाम सारे लोग स्किल्ड होके आगे आगे बढ़ रहे हैं और रोजगार की हम्म तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी संस्था ने एक काम और अभी स्टार्ट किया है पर्सनल लेवल पे, बिना सरकार के। हम्म मुझे लगता है कि अगर जो लोग सुन रहे हैं उनको भी आगे करना चाहिए। जो बहुत से परिवार हैं जो अपने हम्म बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने एक छोटा सा हम्म प्रयास चालू किया है। ऐसे स्कूलों से बात करके जो शाम को फ्री रहते हैं, जी। जैसे 12-1-2 बजे तक फ्री हो गए, तो हमने उनको 5 बजे हम्म से 7 बजे तक ले लिया। और अभी एक हम्म दो क्लास हम लोग स्टार्ट करके, वही टीचर जो हम्म स्कूल में पढ़ाते हैं जिसकी फीस 15,000 रुपए 10,000 रुपए है, हम लोग उनको हम्म 500 से 700 रुपए में पढ़ाने का काम भी स्टार्ट करने वाले हैं। ताकि जो हम्म गरीब तबके के लोग हैं, जिनके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि ये बहुत पब्लिक स्कूल है, मैं इसमें नहीं पढ़ सकता हूँ, तो उसका कहीं ना कहीं मानसिक प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। तो ऐसे स्कूलों में भी हम हम्म लोग पढ़ाने का काम स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे अभी एक हम्म क्लास से करेंगे, लेकिन इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। उसी माहौल में हम्म बच्चा पढ़ेगा, उसी एसी क्लास में पढ़ेगा। और जब उसमें पढ़ के आगे जाएगा कम फीस में, जो उसकी माँ बाप 500-1,000 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, हो सकता है 8,000 ना हम्म कर सकते हो, तो उस पे भी हम लोग काम करने हम्म। का अभी कार्य कर रहे हैं, जी ताकि बच्चे। चलिए ठीक है, 2030 में आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे गुरविंदर जी, ये बता दीजिए। मैंने आपको सब बता दिया कि ये जो भी हम लोग अपने लेवल पे, सरकार के लेवल से हट के शिक्षा सरकार और की स्वास्थ्य बिना पे, मदद के, बिना शिक्षा सरकार और की मदद। स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य, जो हमारा हम्म सिख वेलफेयर सोसाइटी, जो हमारे, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उस पे हम्म हमारा लगातार काम चल रहा है कि हम लोग किस हम्म तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य से भारत को 2030 में एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, हम लोग भी उसमें कुछ थोड़ा सा एक चींटी जैसा सहयोग कर सकते हैं, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जी। ठीक ठीक है, तो गुरविंदर लगभग मैं, जी। अगर एक आखिरी सवाल मेरे एंड से रहेगा, फिर मैं दामिनी को हम्म, बताऊंगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ, अभी तक आपने कितने लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी पर कुछ आंकड़ा होगा आपके पास? देखिए, अभी हम लोग जो बच्चों की फीस भर रहे हैं वो लगभग 67 बच्चे हैं जिनकी फीस जा रही है हमारे हम्म एंड पे। और क्योंकि स्वास्थ्य के सरकार मामले की में अगर तरफ से बात, तो मदद नहीं है। नो, सरकार की मदद नहीं। ये हमारी पर्सनल सिख वेलफेयर सोसाइटी जो एनजीओ है, इसमें हमने हम्म आज तक कभी भी कोई सरकारी सहयोग नहीं लिया है। उसके हम्म द्वारा 67 बच्चों का फीस जा हम्म रहा है। और हम्म लगभग लगभग अगर स्वास्थ्य की बात करें, तो लगभग 200 से अधिक लोगों को हमने, चाहे सरकार के माध्यम से दिलाया हो, 5 लाख हम्म। रुपए से अधिक, एक व्यक्ति को 5 लाख से अधिक रुपए दिलाया, ऐसे 200 से अधिक लोगों की लिस्ट हमारे पास है। ठीक जी है। बिल्कुल। चलिए। बिल्कुल गुरविंदर जी, जिस तरह से आपने कहा है कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके जो प्रयास है, सार्थक प्रयास अगर मैं कहूँ, तो उम्मीद करते हैं कि 2030 तक जो गोल्स मिले हैं इंडिया को, उन गोल्स को अचीव करने में इन प्रयासों का एक सही सहयोग मिलेगा। और आप 2030 तक लगातार इस दिशा में काम करते रहेंगे और आगे भी और अच्छे से काम करते रहेंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि सरकारों द्वारा तो कई सारी चीजें की जाती है, जैसा आपने कहा हाईवेज बनवाए जा रहे हैं, ट्रेन की स्थिति काफी अच्छी हो गई है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जो बच्चा सड़क पर बिना चप्पल के घूम रहा है उसका क्या, जो बिना आश्रय के खुले आसमान में सो रहा है उसका क्या, और जो दर दर भटक कर 2 वक्त की रोटी की भीख मांग रहा है उसका क्या। इस पर कब काम होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहेंगे। 2030 का जो लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं उस पर सहयोग देते रहेंगे। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन देखने के लिए। और 2030 में हम फिर से लौटेंगे ऐसे ही अलग अलग चेहरों के साथ, युवा चेहरों के साथ, जिनसे बात होगी इन्हीं 3 मुद्दों पर, और देखेंगे
कि आखिर 2030 तक उनके नजरिए में भारत की तस्वीर क्या होगी इन 3 मुद्दों की अगर बात करें तो। फिर लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।